हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज मैं अपने चैनल पर हिंद पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर चर्चा करेंगे। मैं हिंद पिता का संबोधन इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार आजाद हिंद सरकार का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था और वह आजाद हिंद सरकार के मात्र प्रधानमंत्री ही नहीं थे, बल्कि वह आजाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य सेना नायक थे। तीनों पद वह संभाल रहे थे। वह जो सरकार गठन 21 अक्टूबर 1943 को हुआ, आजाद हिंद सरकार, उसके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष हिंद पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने वित्त, प्रचार, महिला संगठन और अन्य मंत्रालय को भी दिया था और इस सरकार को, आजाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यताएं दी थी, जिसमें जर्मन, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मेक्सिको और आयरलैंड थे। हिंद पिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहला तिरंगा फहराया और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर झंडा फहराने के क्रम में अंडमान का नाम उन्होंने शहीद दिया और निकोबार का स्वराज दिया। हम भारत सरकार से आज मांग करते हैं कि अंडमान का नया नामकरण शहीद किया जाए और निकोबार का स्वराज किया जाए। फिर दूसरी बातें हैं, आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में था। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि रंगून और सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस का, हमारे हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस का एक विशाल स्मारक बनाया जाए। आजाद हिंद फौज के मुख्यालय रंगून और सिंगापुर में बनाया जाए। दूसरी बात है, तीसरा है कि आजाद हिंद फौज को अपना ध्वज था, अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर था, अपना राष्ट्रीय गीत था। इस संदर्भ में हम कहेंगे कि उनके बैंक का जो नाम था आजाद हिंद बैंक, कम से कम भारत के बैंक का नाम आजाद हिंद बैंक रखा जाए। हम तो चाहेंगे रिजर्व बैंक का नाम ही आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया जाए, ताकि उनकी इस एक्शन और विजन को हम याद कर सकें। इतना ही। फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस के पास लगभग 60,000 प्रशिक्षित सैनिक थे और उन्होंने अलग अलग ब्रिगेड खोल रखा था। गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, मौलाना आजाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इन सभी के नामकरण पर कहीं न कहीं ब्रिगेड की व्यवस्था की जाए। और आजाद हिंद फौज के राष्ट्रपिता गांधी जी थे। उन्होंने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता संबोधन किया था, इसलिए वह राष्ट्रपिता हैं। साथ ही साथ गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते थे और वो प्रतीक मानते हुए गांधी जी को बापू के
शब्द से संबोधन किया करते थे। अतः गांधी जी को भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक के रूप में मानते हुए सहिष्णुता की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अब यह 21 अक्टूबर 1943 को जो आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ, उस संदर्भ में यह मुख्य बात है। उनके जयंती के अवसर पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। हम उन चर्चाओं को दोहराना नहीं चाहते हैं। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की जो विजन है, उस विजन की ओर हम आपका ध्यान आकृष्ट करते हैं। सो इवन कहा जाए कि सुभाष चंद्र बोस की संपूर्ण जीवनी को आप मैन ऑफ एक्शन के रूप में देखिए या मैन ऑफ विजन के रूप में देखिए। मैन ऑफ एक्शन के रूप में चाहे वह सिविल सर्विस की परीक्षा पास करने के बाद त्याग पत्र देने की बात हो, गांधी जी से मतभेद के बावजूद भी उनको सम्मान देने की बात हो, और कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जीतने के बाद भी गांधी जी की बात मान करके त्याग पत्र देकर अलग रास्ता अपनाने की बात हो, लेकिन गांधी जी के प्रति सुभाष चंद्र बोस का बहुत ही सम्मान था। इसलिए गांधी जी को वह बाबू कहते थे। और आजाद सरकार का जब गठन किए तो गांधी जी का पहला संबोधन उन्होंने राष्ट्रपिता कहा, फादर ऑफ द नेशन, सुभाष चंद्र बोस कहने वाले थे। ज्ञात हो कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने दिया था, और वह इतना एक्सेप्टेबल था कि भारत के जन जन उस नेताजी के नाम से आज उत्साहित हो जाते हैं। साथ ही साथ महात्मा गांधी भी सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी कद्र करते थे, मतभेद के बावजूद भी। इसलिए गांधी जी देशभक्तों के बीच का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को कहते थे। प्रिंस एमंग द पैट्रियट्स, देशभक्तों के बीच का राजकुमार सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने संबोधन किया था। यह अब हम जो है सुभाष चंद्र बोस की विजन पर जाते हैं। वह भारत के संबंध में क्या सोचते थे। सुभाष चंद्र बोस भारत को कंप्लीट फ्रीडम फॉर इंडिया की कल्पना करते थे, किसी तरह के डोमिनियन और समझौतावादी नहीं। सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था, हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि नेगोशिएशन टेबल पर हमेशा दबाव की स्थिति में गुजरना पड़ता है और शायद उससे भारत को न्याय नहीं प्राप्त होगा। इसलिए युद्ध के मैदान में हम संघर्ष कर आज़ादी को लेंगे, और इसलिए उन्होंने खून दो आज़ादी लो की बात कहे, गिव ब्लड टेक फ्रीडम की बात कहे। अंग्रेजों से कोई समझौता की बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि समझौता के सहारे कहीं ना कहीं नेगोशिएशन टेबल पर दबाव हो जाता है, अलग अलग लॉबी को खड़ा कर दिया जाता है, और राउंड टेबल पर 10 तरह के लोगों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर, समझौता के नाम पर देश की आज़ादी में खलल डाली जाती है। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट, जो ट्रांसफर ऑफ पावर सुभाष चंद्र के विजन के अनुरूप ही रहा। देश का बंटवारा हुआ, देश को खंडित कर दिया गया और देश को तहस नहस करके आज़ादी दी गई। यह तो हमारे दूरदर्शी नेताओं का सोच था कि इन्होंने देश को बहुत कुछ संगठित कर लिया, फिर भी देश का विभाजन हुआ। और यह सुभाष चंद्र बोस का जो विजन था कि नेगोशिएशन टेबल पर भारत को हमेशा पराजय होता है, इसलिए हम युद्ध के मैदान में खून देकर आज़ादी लेंगे, यह विजन उनका बिल्कुल सही था। तो पहला जो है सुभाष चंद्र बोस का विजन था कि हम भारत को संप्रभु सरकार देंगे, संप्रभु राज्य बनाएंगे, सोवरेन स्टेट बनाएंगे, और इसके लिए वह समझौता से नहीं
बल्कि गिव ब्लड टेक फ्रीडम के आस्था से होगा। सुभाष चंद्र बोस, जो हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस का जो दूसरा विजन था वह क्लासलेस सोसाइटी। उनका कहना था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम अपने देश में एक क्लासलेस सोसाइटी का गठन करेंगे, एक क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे। तीसरा उनका जो विजन था स्टेट सोशलिज्म का, वह स्टेट सोशलिज्म के समर्थक थे। और चौथे जो उनकी बातें थी भारत के संदर्भ में, डेमोक्रेसी द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया। उनका मानना था कि भारत में प्रजातंत्र ही सबसे बड़ा ऑप्शन है। प्रजातंत्र में आम लोगों की भागीदारी होती है और उस भागीदारी से स्टेट सोशलिज्म में हिस्सेदारी भी होती है। और डेमोक्रेसी के माध्यम से क्लासलेस सोसाइटी का गठन होगा, जिससे एक सशक्त भारत का निर्माण होगा, संप्रभु भारत का निर्माण होगा। यही सुभाष चंद्र बोस का विजन था। कंप्लीट फ्रीडम, क्लासलेस सोसाइटी, स्टेट सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, ये 4 पॉलिटिकल विजन था। साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रभाषा के संबंध में स्पष्ट नीति थी। उन्होंने कहा कि कठिनाई बहुत कुछ है, दिखते हैं, उस दिक्कत के बावजूद भी हिंदी और उर्दू की बोली का मिश्रित रूप रोमन लिपि में लिखकर हमें राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हिंदी उर्दू की मिश्रित बोली, मिली जुली बोली को रोमन लिपि में लिखकर राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे समूचे देश की एक राष्ट्रीय लिपि रोमन लिपि हो, जिसमें देश की सभी भाषाएं पढ़ी जाए और हिंदी उर्दू का मिश्रित बोली को देश की राष्ट्रभाषा बनाई जाए। ये भाषा के संबंध में उनका स्पष्ट विजन था। उनका मानना था कि इसमें कुछ कठिनाई होगी, लेकिन हमें क्षेत्रीय भावनाओं को त्याग कर आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उनका जो आज़ाद हिंद सरकार का जो एरिया होगा, क्षेत्र का निर्धारण होगा, उस संदर्भ में उनका जो सोच था कि भारतीय प्रायद्वीप जो हिंदू कुश पर्वत से लेकर के श्रीलंका और बर्मा सभी क्षेत्र में आता है, भारतीय प्रायद्वीप का संपूर्ण क्षेत्र जिस पर ब्रिटिश सरकार की हुकूमत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हो, या ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में हो, या भारतीय प्रायद्वीप का संपूर्ण क्षेत्र एक आज़ाद हिंद देश बनेगा, इंडिया रहेगा, आज़ाद हिंद देश रहेगा। इसलिए यह उनका बाउंड्री के संबंध में यह विजन था। इसके अलावा धर्म के संबंध में भी सहिष्णुता को वह महत्व देते थे और व्यक्तिगत आचरण में सुभाष चंद्र बोस स्वयं एक योगी थे। बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास हो सकते हैं, लेकिन उनके क्रिया योगी गुरु जो थे, जिनसे वो क्रिया योग की दीक्षा लिए थे, वो बरदाचरण मुजुमदार थे। बरदाचरण मुजुमदार से जून 1939 में उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा ली थी। उसके पहले भी वह स्वामी विवेकानंद के जो वेदांत सिद्धांत से वह काफ़ी प्रभावित थे। वह साधना करते थे और क्रिया योग के एक सफल क्रिया योगी थे और क्रिया योग की साधना में उनको एक तरह से कहा जाए कि बहुत कुछ अंतःशक्ति प्राप्त थी क्रिया योग की साधना से। और इसी अंतःशक्ति के आधार पर जब वह भेष बदल करके निकले थे, तब जर्मनी में हिटलर को पहचानने में इस योगी को कोई विलंब नहीं हुआ, क्योंकि वह एक बहुत बड़ी योग साधना में निपुण थे, क्रिया योगी थे। और इतना ही नहीं, वह समाधि में अपने बॉडी को एयरलिफ्ट भी करने की कला थी, जो उनको इनके जो योगानंद के कुछ तथ्यों में इसका संकेत है
क्रिया योग के संदर्भ में। इसलिए क्रिया योगी थे और उनके गुरु, आध्यात्मिक गुरु या मित्र जो कहा जाए, वरदाचरण मुजुमदार थे, जिससे जून 1939 में उन्होंने दीक्षा ली थी और नियमित रूप से क्रिया योग की साधना में निपुण थे। क्रिया योग की साधना के बल पर ही उनको जो एक्शंस था कुछ आश्चर्यजनक फल देने वाला था। इसलिए ये मैन ऑफ एक्शंस, क्रिया योगी प्राय मैन ऑफ एक्शन होता है, विजन होता है। तो इसलिए चूंकि बहुत से कुछ ऐसे पक्ष थे जो देख रहे हैं कि टीवी पर चर्चा नहीं रही है, क्रिया योगी सुभाष चंद्र बोस की चर्चा नहीं हो रही है, हिंद पिता की चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए क्रिया योगी हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में हम कहते हैं कि वह आज भी जिंदा हैं। कि क्रिया योगी कभी मरता नहीं है, आध्यात्मिक है। यद्यपि लाहिरी महाशय परंपरा में उनके जितने गुरु थे, केवलानंद जी हो गए, क्रिया युक्तगिरी हो गए, योगानंद हुए, सभी लोगों ने शरीर को त्यागा है। और इनके जो परम गुरु हैं महाअवतार बाबा जी, जो क्रिया योग के सिद्धस्थ हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वह शरीर त्यागे नहीं है, जिनके गुरु शरीर नहीं त्यागे हैं। वरदाचरण मुजुमदार तो मात्र प्रतिनिधि गुरु थे, वह महाअवतार बाबा के परंपरा के प्रतिनिधि गुरु वरदाचरण मुजुमदार थे, जिनके माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने जून 1939 में दीक्षा लिए थे और साधना और समाधि की दिशा में आगे लिए थे। वस्तुतः महाअवतार बाबा जी, जिनके संबंध में कहा जाता है कि वह शरीर नहीं त्यागे हैं, आज भी वह साधना में हैं। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं, आज भी साधना में हैं और अपने सूक्ष्म तरंगों से समय आने पर अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। यह एक क्रिया योगी का मानना है। ऐसे शरीर का स्थूल रूप तो नष्ट होना ही है, इसलिए एक उम्र हो गया और इस 125 वर्ष की उम्र में सामान्य आदमी को जीवित रहना संभव नहीं है। इसलिए स्थूल शरीर का भले नष्ट हो गया हो, लेकिन ए मैन ऑफ एक्शन, ए मैन ऑफ विजन, इस क्रिया योगी की सूक्ष्म तरंगे आज भी साधना के जीवन में जीवित है। जो साधक किसी न किसी रूप में उसे उनकी तरंगित शक्ति का एहसास कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस, हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा हैं। यह महायोगी हैं और क्रिया योगी हैं और उनकी शक्ति किसी न किसी रूप में देश को हमेशा राहत पहुंचाएगा। भले कुछ शक्तियां उन्हें युद्ध अपराधी के रूप में देखती हो, यह दूसरी बात है, लेकिन वस्तुतः वह हिटलर, मुसोलिनी के सहयोगी युद्ध अपराधी नहीं है, बल्कि युद्ध में 60-70 हजार बंदियों को जीवन सुरक्षा देकर के भारत की आज़ादी की दिशा में मोड़ने में सफल योगी है। इसलिए आज हम सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें हिंद पिता सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, किससे कह रहे हैं हिंद पिता क्रिया योगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबोधित कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आप भी उन्हें हिंद पिता नेताजी क्रिया योगी सुभाष चंद्र बोस के रूप में स्मरण करें, उनकी शक्ति, उनके एक्शंस और विजन को एहसास करें।
कहीं न कहीं वह देश के हित में आज भी कुछ न कुछ कर गुजरेंगे, ऐसी आस्था और विश्वास है। विश्वास ही फल देता है। इसलिए वह स्थूल शरीर निश्चित रूप से 125 वर्ष की अवस्था में इस धरती में पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनकी सूक्ष्म तरंगे कारण शरीर इस क्रिया योगी का आज भी कहीं न कहीं विद्यमान है। खोजने वालों की जरूरत है। इसलिए कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है। यह क्रिया योगी कभी नहीं मरता है। उनकी सूक्ष्म तरंगे महाअवतार बाबा जी की तरह आज भी जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।